अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 18 मार्च 2019 रात 10:46 मुल्क की तारीख का रोशन वक्त जब थर के कोयले से बिजली पैदा होकर नेशनल ग्रिड में शामिल की गई। थर कोल पावर प्रोजेक्ट से 330 मेगावाट बिजली आजमाइशी तौर पर नेशनल ग्रिड में शामिल की गई। अप्रैल के वस्त तक मजीद 330 मेगावाट बिजली शामिल की जाएगी, जिसके बाद जून तक सुना जा रहा है कि पावर प्लांट्स का कमर्शियल ऑपरेशन भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। एंग्रो पावर जेन थर लिमिटेड बिजली की पैदावार के लिए सालाना 38 लाख टन कोयला इस्तेमाल करेगी। मंसूबों से मुल्क को औसत 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की सालाना बचत होगी। आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने थर कोल पावर प्रोजेक्ट के ब्लॉक 2 का दौरा किया। मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो ख्वाब 1994 में देखा था, वो ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। वजीर आला सिंध ने कहा कि थर के कोयले के लिए 2008 में थर कोल एनर्जी बोर्ड कायम किया गया था। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि पावर प्रोजेक्ट का 10 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। थर के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि थर की जमीन से कोयला निकला और इससे बिजली की पैदावार का सिलसिला शुरू हो गया है। मुराद अली शाह ने कहा कि लोग कहते थे कि थर में कोयला है ही नहीं, बल्कि अब साबित हो चुका है कि थर के कोयले से बिजली भी बन रही है। उन्होंने एंग्रो कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कोल पावर प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें कामयाबी हासिल हुई है। मुराद अली शाह ने कहा कि थर के कोल की रॉयल्टी थर फाउंडेशन के हवाले की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 73 मुकामी इंजीनियर्स पावर प्लांट पर काम कर रहे हैं, जो खुश आइन बात है। वजीर आला सिंध ने कहा कि आज पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। मुराद अली शाह का कहना था कि चीन की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि थर से बदलेगा पाकिस्तान, इस नारे ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। वजीर आला का मजीद कहना था कि थर कोल से ही मुल्क में खुशहाली आएगी, और जो कहते थे कि थर कोल से कुछ नहीं होगा, अब उन्हें जवाब मिल गया। इसी तमाम हाल पर बात करने के लिए इस वक्त थर से वाया स्काइप लिंक हमारे साथ मौजूद हैं एंग्रो पावर जेन थर लिमिटेड के सीईओ एहसन जफर सैयद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खजर असलत। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जफर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस मुबारकबाद में आपको भी मुबारकबाद दे रही है कि ये जो एक लैंडमार्क अचीव हमने किया। और नाज़रीन, आपको भी मैं बताते चलूं कि जफर साहब इस वक्त वाया स्काइप लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं थर से। और एडवांसमेंट आप देखें, जो पिक्चर क्वालिटी इस वक्त हम देख रहे हैं वो थर से है। कोई यकीन कर सकता है कि इतनी बेहतरीन क्वालिटी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बाकायदा मीडिया सेल भी इन लोगों ने वहां पर बनाया हुआ है। हैट्स ऑफ टू यू सर। क्या कहेंगे, आज कितनी बड़ी कामयाबी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में एक तारीखी दिन है आज। जी कंटिन्यू कीजिएगा, हम सुन रहे हैं। जी तो बस कल आपको जैसा कि पता है कि कल हमने 10:46 पर अपने पावर प्लांट का जो पहला यूनिट है 330 मेगावाट का, उसको नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक किया है, उसको सिंक्रोनाइज किया है। और ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि जी हमारे मुल्क में जो दुनिया का 7वां बड़ा कोल का रिजर्व मौजूद है, वो बिजली उससे बनाई भी जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, उसकी क्वालिटी अच्छी है या उसकी क्वालिटी बुरी है। कोई कहता था उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, कुछ बहुत सारी मिथ थी। लेकिन आज ये मिथ जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और जो कोल हमारे मुल्क में हमारे लोगों की जमीन के नीचे था, वो हमने निकाला था और उससे बखूबी हमने ये बिजली बना के ग्रिड में कनेक्ट कर दी है। तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, हमारे तमाम पार्टनर्स को और पूरी टीम को जिसने काम किया है, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये थर कोल इस पाकिस्तान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी लेकर आएगा।
ठीक, एहसन साहब, इस वक्त 175 अरब टन कोयला जो है वो थर के इस सहरा के अंदर दफन है और इसमें गालिबन आप सिर्फ 1 से 1.5% के ऊपर आपने उसको एक्सप्लॉइट किया, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं ना। बात यह है कि अगले महीने भी आप 350 मेगावाट 330 मेगावाट जो है उसको ट्रायल बेसिस पर लेकर आएंगे और कमर्शियल ऑपरेशन इसके जून से शुरू हो जाएंगे 660 मेगावाट के। जी हाँ, देखिए ये जो 175 बिलियन टन कोल का रिजर्व है, जरा ये बात समझें कि ये 175 बिलियन टन जो है ये तकरीबन 22 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा थरपारकर का एरिया है, जिसके अंदर 175 बिलियन टन है। और ब्लॉक 2 जो कि एंको को एलोकेट किया गया है, इस ब्लॉक 2 का टोटल एरिया 98 स्क्वायर किलोमीटर है, तकरीबन 1% के करीब इसका ओवरऑल ये बनता है। और 175 बिलियन टन का जो 1% है हिस्सा जो कि यहाँ पे कोल मौजूद है, उससे हम तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं अगले 50 साल तक। तो अगर ब्लॉक 2 का पोटेंशियल 5000 मेगावाट फॉर 50 इयर्स है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि पूरे थरपारकर का कितना पोटेंशियल होगा। ये आने वाली कई सदी कह सकते हैं नस्लों के लिए हमारे लिए काफी जखीरा है, इंडिजिनस फ्यूल है हमारे मुल्क के लिए। एक बात तो ये हो गई, और इसके अलावा आपने क्या सवाल पूछा था? हाँ, ये मैंने कहा कमर्शियल ऑपरेशंस इसके, और दूसरा बात ये भी बताइएगा सर कि कमर्शियल ऑपरेशंस के बाद जो पाकिस्तान में मसला तवानाई का नहीं है, पाकिस्तान में मसला सस्ती तवानाई का है, तो क्या सस्ती बिजली लोगों को मुहैया होगी, ये जानना चाहेंगे। जी 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 जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा कि कमर्शियल ऑपरेशन, इस वक्त ये 660 मेगावाट का एंग्रो पावर जेन थर्ड लिमिटेड का प्लांट है। 660 में से पहला यूनिट हमने कल आपको जिस तरह मैंने बताया उससे बिजली पैदा शुरू कर दी है करना, और अगले महीने में अप्रैल में हम दूसरा यूनिट भी ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें प्रोसेस ये होता है कि जब ये दोनों यूनिट कनेक्ट हो जाएंगे तो कनेक्ट होने के बाद इसकी टेस्ट रन होता है, दोनों को टेस्ट किया जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से इसके टेस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और तकरीबन 4 हफ्ते तक हम इसको टेस्ट करने के बाद, 4 से 6 हफ्ते करने के बाद हम जून के पहले हफ्ते में इसकी कमर्शियल ऑपरेशंस डेट डिक्लेयर कर देंगे, जो कि 38 मंथ्स का टाइम होगा। एक रिकॉर्ड मुद्दत है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल क्लोज अप्रैल 2016 में हुआ था, उस वक्त से लेके जून 38 मंथ्स हैं, और एक ये रिकॉर्ड टाइम है जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। अब रही बात इसकी कि आपने जो बताया कि सस्ती बिजली की, तो देखिए बात दरअसल ये है कि ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का गेम है सारा। जो हमारी माइन है, ये इस वक्त हमने सिर्फ 3.8 मिलियन टन की माइन को ओपन किया है। ये ओपन पिट माइन से हम काम कर रहे हैं, और 3.8 मिलियन टन की माइन हमने इस वक्त ओपन की है, जो कॉम्प्लीमेंट करती है 660 मेगावाट के पावर प्लांट को। जैसे जैसे हम माइन को एक्सपेंड करते जाएंगे, पावर प्लांट और आते जाएंगे, और उसी तरह ये पावर का जो टैरिफ है ये बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल होते हुए नीचे आ जाएगा। और आप ये समझें कि जिस वक्त हम अब यहाँ से तकरीबन 4000 मेगावाट बना रहे होंगे और माइन तकरीबन 22.6 मिलियन टन पे चली जाएगी, 3.8 से 22 पे चली जाएगी, और 660 मेगावाट जो एंग्रोन लगाया है उससे ये 4000 तक चली जाएगी, तो उस वक्त जो हमारा पावर का टैरिफ है ये तकरीबन 6 सेंट्स पर किलोवाट आवर या इससे मजीद नीचे आ जाएगा। तो सस्ती बिजली बिल्कुल प्रोवाइड होगी। ये एक पायनियरिंग प्रोजेक्ट है। कोई भी पायनियरिंग प्रोजेक्ट जब होता है तो उसके शुरू के मसाइल, चैलेंजेस जो फर्स्ट एंट्रेंस होते हैं उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चैलेंजेस और मसाइल दूर होते जाते हैं और आप मुल्क तरक्की करता जाता है। साहब, इस वक्त अली खिजर असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर। अली, जो इस वक्त बात की जा रही थी, कंसर्न्स जो शो किए जा रहे थे, वो एक इसके एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये होगा या नहीं, सस्ती बिजली मिलेगी या नहीं, इन दोनों के ऊपर भी बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है आज ये। जी, वैसे बहुत अच्छी अचीवमेंट है, जिस तरह अभी ये बताया जा रहा है कि देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल है और उसमें से कितना हम ले सकते हैं। बट एक बात हमें कहने की है कि ये जो चीज़ है हमको 30 साल पीछे है दुनिया से, और बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ये देखिए जी, वो आपने कहा कि 94 में ये बेनज़ीर का ख्वाब था और ये 2019 के अंदर जो है उसका इफ्तिताह हो रहा है।
2003-4 के अंदर भी थी, और जैसे एक चाइनीज कंपनी आई थी जिसके साथ वो चंद सेंट के पीछे इन्होंने झगड़ा करके वो नहीं किया, और वो कर लेते तो वो 6 सेंट पे उसी वक्त बिजली बना रहा था, जो अब ये कह रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बाद बनाएंगे, जो कि जाहिर है अभी बहुत महंगी बन रही है उससे। अच्छा, दूसरी फिर वो बात 2009 में ये चीज शुरू हुई, तो उसके बाद 2016 तक होना था और 2019 तक चले हम कुछ पीछे चले, ये आए इंडिया। और आप देखें वो चाइना जो है उनका अगर देखें तो 60-70% जो एनर्जी मिक्स है वो कोल पे है। पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स आज से 2 साल पहले तक 0 था। अब एक कोल का पावर प्लांट आपने साहिवाल में चलाया 1200 मेगावाट का, अब 650 मेगावाट ये आ रहे हैं, कुछ आप वो हपको के भी लेके आएंगे, तो ये सब मिला के हमको थोड़ा बहुत मिक्स हमारा 10% और बिल्कुल उससे नीचे ही अभी रहेगा। तो वो आप वो एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो तो हम वैसे ही फेस कर रहे हैं दुनिया में, क्योंकि हमारे हमसाए इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा इस पे बात कर लेते हैं सर। जब इसका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रॉब्लम इसमें शुरू में दरपेश हो रही थी, तो जब सीपैक में ये आया उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर आई, तो ट्रू सेंस में हम कह सकते हैं कि सीपैक के सम्राट आना शुरू हो गए, नंबर 1। नंबर 2, जब सीपैक में आप इसको लेकर आए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई, तो उस वक्त एड्रेस यकीनन किया होगा, इसकी एनवायरमेंटल स्टडी वगैरह भी की होगी कि कहीं आगे जाके ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट चैलेंज ना हो जाए। जी एहसन साहब। जी देखें, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि ये मुझसे सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से सबको पता होनी चाहिए। देखें, आप सब हम बारी बारी तमाम चीजों की बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पावर प्लांट की जो इम्पैक्ट स्टडी होती है, सोशल इम्पैक्ट स्टडी, एनवायरमेंटल स्टडी, वो पावर प्लांट की गई है, वो माइनिंग प्रोजेक्ट की गई है, और इसके अलावा जो टोटल पावर पार्क लगेगा यहाँ पे आने वाले कई सालों में, उस पूरे पावर पार्क की भी स्टडी की गई है। और हर तरह की जो रेगुलेशंस हैं, आपकी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की और पाकिस्तान की जितनी रेगुलेशंस हैं, उन तमाम रेगुलेशंस को हम पूरा करते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा ओवर एंड अबव जो ग्लोबल आपकी कंप्लायंसेस हैं, हमने अपने आप को उसके साथ भी अलाइन कर लिया है, जो कि यहाँ जरूरी नहीं था लेकिन हमने मुनासिब समझा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जितनी भी इमिशंस हैं, पावर प्लांट की जितनी इमिशंस हैं, सॉक्स, नॉक्स, उन सब की जो वैल्यूज हैं वो हमारी IFC की, वर्ल्ड बैंक की जो गाइडलाइंस हैं उसकी 50% से भी कम है। ये नंबर 1 मिसाल है। उसके अलावा मैं आपको दूसरी मिसाल दूं, जो CO2 इमिशंस होती हैं, लोग जब भी बात करते हैं एनवायरमेंट की CO2 इमिशंस पे आ जाते हैं। CO2 इमिशंस को अगर आप देखें तो इस पावर प्लांट की जो हम लगा रहे हैं 660 मेगावाट का, वो उसकी CO2 इमिशंस 4.6 मिलियन टन पर एनम है। और अगर ये पूरा पावर पार्क लग जाएगा आने वाले 5 सालों में, 6 सालों में, जो तमाम पावर पार्क लग जाएगा, तो ये 4.6 से बढ़ के 26 मिलियन टन पर एनम हो जाएंगी। अब जरा आप 26 मिलियन टन पर एनम को अपने ध्यान में रखें और सोचें कि इस वक्त ग्लोबल फुटप्रिंट जो है CO2 इमिशन का, वो 13.9 बिलियन टन है। तो जब ये बिलियन टन की हम बात करते हैं और अपने मिलियन टन को कंपेयर करते हैं, और अगर मैं इस चीज को पूरे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं तो ग्राफ पे तो ये डॉट भी नहीं बनता। ठीक, तो हम दुआ गो सर कि ये 4000 मेगावाट की जो आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मैस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अनकरीबी इसके ऊपर हम आए, इस स्केल के ऊपर काम हो, और जो दीगर ब्लॉक्स हैं थर में जो एलोकेट किए हुए हैं, वो कंपनीज भी आगे बढ़ें और आपके इस तजर्बे से, SCCMC के इस तजर्बे से और आपका जो कोलैबोरेशन है पूरा, इससे फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन जफर सैयद साहब आज न्यूज के लिए वक्त निकालने का, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, इस वक्त अली खिजर असलम तो हमारे साथ मौजूद है। अली, आपसे मुझे एक बड़ी ज़रूरी बात पूछनी थी। एक असद उमर का एक ट्वीट आया था पिछले दिनों, जो उन्होंने कहा, जिसमें उनका कहना है कि फरवरी 2019 में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डिक्लाइन हुआ 72%, या $900 मिलियन इसमें आप बात कर लें, वर्सेस फरवरी लास्ट ईयर, फरवरी 2018 के मुकाबले। अब वो कहते हैं कि डेफिसिट डाउन हुआ $356 मिलियन वर्सेस $1280 मिलियन। उनका ये मजीद कहना है कि ये जो है 29 मंथ्स का लो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है। साथ ही साथ उन्होंने एट्रीब्यूशन जो दिया वो ये किया कि ब्रेंट ऑयल प्राइसेस वाज $35 पर बैरल एट दैट टाइम,
एंड दिस टाइम इस वक्त जो है ये $67 पर बैरल है। ये मुझे बताइएगा किसी को नजर नहीं आया कि $35 पर बैरल 2018 फरवरी में था, ये नहीं था। इसके ऊपर बड़ा जो है एक तनाज़ा भी हुआ, इसको सही करने के लिए भी कहा गया। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या वाकई फरवरी 2018 में क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन एवरेज $35 थी? नहीं, आप इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो फरवरी 2018 में ऑयल प्राइसेस काफ़ी से ज़्यादा थी। पूरे इनफैक्ट 2018 के अंदर मुझे नहीं लगता $35 का लेवल कभी भी आया है। ये काफ़ी इससे ज़्यादा प्राइसेस थी। वो थोड़ी सी अभी पिछले कुछ माह में नीचे आई थी, फिर अब ये थोड़ी वापस ऊपर जा रही है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है जो $35 का लेवल था ये 2016 में शायद कहीं टच किया होगा। वहां पे भी 2016 की जहां तक मुझे याद पड़ता है एवरेज को 45 के करीब थी। वो जैसे आप कह रहे हैं उन्होंने ट्वीट में 29 मंथ का लो बताया है, तो 29 मंथ को अगर कंपेयर कर रहे होंगे तो वो जो सितंबर 2016 में वो नंबर था उस वक्त $40-45 की थी, तो शायद किसी एक दिन उसमें $35 टच की हो तो उस दिन का जिक्र उन्होंने कर दिया हो। अब वो क्या कह सकते हैं जी, ट्वीट है तो ट्वीट तो आपको पता है अमेरिकी सदर भी ट्वीट कर देते हैं, हमारे बहुत सारे लोग कर देते हैं, पहले ट्वीट करते हैं, कुछ नहीं उस पर रिसर्च नहीं होती, तो उस पर इतना जोर नहीं डालना चाहिए। वजीर खजाना ट्वीट कर रहा है सर, बगैर रिसर्च के कैसे कर सकता है? वजीर खजाना ट्वीट कर रहा है जी। वज़ीर खजाना को बगैर इसके करना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनको नंबर बड़े देख के करने चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनके नीचे उनकी कोई टीम है, उनके कोई एनालिस्ट हैं, उनके साथ हैं, वो लोगों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। बड़ा ये जी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप जैसे होशियार लोग जब टीवी पे इस तरह का शो करते हैं तो 4 लोग देते हैं, तो वो उनका वो थोड़ा असर नीचे रहता है। उन्हें आइंदा ये ख्याल रखना चाहिए कि और उनके एनालिस्ट को बड़ा देख के ट्वीट करना चाहिए। आप टीवी को देखे ना देखे, सोशल मीडिया पे देखें जहां करोड़ों लोग इसे फॉलो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली खिजर, आप हमारे साथ रहे। नाजरीन, क्या में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद और तारिक चौधरी साहब, और जिक्र होगा जहांगीर तरीन का पार्लियामेंट के इजलास, काबीना के इजलास में शिरकत का। वेलकम बैक। नाज़रीन, वजीर आजम इमरान खान ने आज काबीना की बैठक लगाई। आज की बैठक की अहम बात जहांगीर तरीन की काबीना इजलास में शिरकत थी। सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल करार पाने वाले जहांगीर तरीन ने ज़राई इस्लाहात पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। ये बात वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताई। आज ब्रीफिंग दी गई जहांगीर तरीन साहब की तरफ से। जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद थे। उन्होंने आज जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो एक ब्रीफिंग दी गई काबीना को। जहांगीर तरीन की काबीना इजलास में शिरकत पर नून लीग ने शदीद रद्द अमल दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान नियाजी ने यू टर्न लेकर जहांगीर तरीन को काबीना में बिठा लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नियाजी साहब ने करप्शन ठेके पर दी हुई है और नियाजी साहब खुद को अदालत से बरतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत से सजा याफ्ता शख्स को काबीना इजलास में बिठाना तौहीन अदालत नहीं है। नियाजी बताएं कि किस हैसियत में सजा याफ्ता शख्स को आईनी फोरम में बिठाया गया। ज़राई इस्लाहात का शोबा किस हैसियत से मनी लॉन्ड्रर के हवाले किया जा रहा है। पहले इनसाइड ट्रेडिंग, बच्चों और बावर्ची के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई और अब किसानों की रोजी पर डाका डाला जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने। तारिक चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? आप बताइए कि जो अदालत से नाअहल शख्स है वो काबीना अरकान को ब्रीफिंग दे रहा है। देखिए इमरान, इसमें चंबे की बात कौन सी है? क्या इससे पहले जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई की जो पार्टी मीटिंग्स है वो अटेंड नहीं की? क्या इससे पहले उन्होंने सरकारी मीटिंग्स अटेंड नहीं की? क्या इससे पहले वो पीएम ऑफिस में आके प्राइम मिनिस्टर से मिलते नहीं रहे? क्या वो पंजाब में जो मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स होती रही हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्या वहाँ उन्होंने शिरकत नहीं की? तो ये तो कोई अनोखी और नई बात नहीं है। हाँ, हमें और आपको अनोखी इसलिए लगती है कि पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो बड़े आला मेयारात कायम किए थे दूसरों के लिए। जब वो अपोजिशन में थे तो चूँकि वो बहुत हाई लेवल के थे, तो उस वक्त हम समझते थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो ख़ुद उनकी पार्टी उन चीज़ों को नहीं करेगी जो जिन पर वो दूसरों को हतवे तनकीद बनाती थी। तो इसलिए शायद हमें मुश्किल लगते हैं, इसलिए शायद हमें वो कोई अनोखी बात लगती है। वरना तो इलेक्शन कैंपेन में भी जहांगीर तरीन साहब जो हैं
वो शरीक रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन के नतीजा आने के बाद जब पंजाब और मरकज़ में हुकूमत साजी हो रही थी तो आपको याद होगा कि हर रोज़ 2-4 MPs MNAs जो हैं जहांगीर तरीन साहब मुख्तलिफ अजला से ख़ासतौर पर साउथ से लेके अपने जहाज़ में आते थे और आके बनी गाला में इमरान खान साहब को मिलवाते थे और उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करते थे। तो पार्टी मीटिंग्स में तो वो शरीक रहे हैं और इससे पहले भी बहुत सरकारी मीटिंग्स में वो गए हैं, लेकिन ये काबीना के इजलास में पहली दफ़ा गए हैं। माजी में एक साफ़ी के तौर पर रिफत को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि ये तो अगरचे गैर कानूनी काम नहीं है कि काबीना के इजलास में किसी को बाई इन्विटेशन बुलाया जाए और उसकी एक्सपर्टीज से जो है फ़ायदा उठाया जाए, ब्रीफिंग ली जाए, पहले भी होता रहा है। लेकिन ये बहरहाल मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पहली दफ़ा वाक़या है कि कोई शख्स जिसको इलेक्शन लड़ने से या वो नहल करार दे दिया गया हो पूरी सारी बात ही है ये रफत। इस वक्त जो बात की जा रही है कि एक ऐसा शख्स जो अदालत से नाअहल करार दिया गया वो काबीना को आके ब्रीफ कर रहा है। क्या पाकिस्तान में कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं है जहांगीर तरीन के अलावा कि आज ये स्टेज जो है वो देखा और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो तरीन साहब आए। और ज़ाहिर है कि पार्टी मीटिंग्स एक अलग चीज होती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म यूज हुआ यहाँ पे काबीना का। देखिए इमरान, मुल्क की आला तरीन अदालत ने सज़ा दी थी, ये सुनाई थी, जिसके नतीजे में वो नाअहल हुए थे। और फिर बात ये कि ATM, जैसा कि उनके नाक़दीन कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, कि ATM से बहुत ज़्यादा अरसे दूर नहीं रहा जा सकता। आखिर आपको ख़र्चा भी चलाना होता है, दीगर मामलात भी करना होते हैं, और मेरे ख़्याल में उसी के बाद ये फ़ैसला हुआ है। और इसके अलावा इस वक्त तो मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की हवा चली हुई है। चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ यकजा हो जाए, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम मजहबी जमातें यकजा हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला है। फ़िलहाल इमरान खान का आप ही समझे कोई तहरीक चल जाएगी ना कोई तहरीक चलेगी। लेकिन वो जो एथिकल मयारात की जो बात की थी वो तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, खुद खान साहब ने सेट किए थे। लेकिन बात फिर वही है कि जो मयारात सेट किए थे, जितने इमरान खान दावे किया करते थे, उन तमाम बहुत सारे दावों की वो नफ़ी कर रहे हैं। जिसमें से एक दावा ये भी है कि वो साफ़ सुथरे ईमानदार लोगों को अपने साथ बताते थे, और मेरे ख्याल में उन पर एक दाग है जहांगीर तरीन पर, वो रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से वज़ीर आज़म हाउस उनकी सरपरस्ती करता है, फिर वो पसे मंज़र में रहकर, जैसा तारिक चौधरी ने जिक्र भी किया है कि पूरी हुकूमत बनवाने में और लोगों को जोड़ तोड़ सारा मामला जो हैं वो सब जहांगीर तरीन ने अपने जहाज़ में बैठ कर हल किए हैं। तो उस वक्त तनकीद नहीं हुई थी, इस वक्त तनकीद सिर्फ इसलिए हो रही है कि काबीना के इजलास में उन्हें बुलाया गया है और ऐसे आदमी पर जिस पे कि मुल्क की आला तरीन अदालत ने सज़ा सुनाई हो और उनको नाअहल करार दिया हो, तो उस पर फिर सवालात तो उठते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में वो इस किस्म के काम इमरान खान करते रहेंगे और आप देखिएगा कि बतदरीज मरहलावार, क्योंकि पंजाब कंट्रोल में नहीं आ रहा है इमरान खान के, खासी मुश्किलात पेश आ रही हैं, बुज़दार साहब के कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। और देखिएगा आने वाले दिनों में कि जहांगीर तरीन जो हैं वो इस मरहले के बाद पंजाब में शिफ्ट होंगे, वो सारी पंजाब गवर्नमेंट को चलाएंगे। चला वो अब भी रहे हैं, लेकिन अब सामने आकर वो चलाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है खासी सरगर्म हो गई है। उसका तोड़ करने के लिए जहांगीर तरीन को आगे लाया जाएगा। ठीक है, अब देखना ये कि यहाँ तक जाते हैं और नून लीग इसको कैसे लेती है, अपोजिशन जमातें इसको कैसे लेती हैं, और खुद जाहिर है कि इदारे जो हैं इस चीज़ को। जी तारिक चौधरी साहब, जो बातें बिलावल आज कह रहे हैं वही बातें इमरान खान कुछ अर्से पहले कहते आए थे, वजीर आजम बनने से पहले। ये बात दुरुस्त है, बल्कि आप तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे अगर वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं, जिन्होंने अपोजिशन के रहनुमाओं को दावत दी हुई है 28 मार्च के लिए, अब ये मालूम नहीं है कि अपोजिशन के रहनुमा उनकी दावत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उनके जितने इंटरव्यू हालिया दिनों में शाये हुए हैं या उन्होंने TV चैनल को दिए हैं, उन्होंने भी वही बातें की हैं जो बिलावल ने की हैं, जो उससे पहले नवाज शरीफ कहते थे, जो उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहती थी। और इस वक्त तो हमारी सारी जो हुकूमत है उसका नज़रिया ये है कि हमने जो पाकिस्तान पर इतराज़ात बाहर से हो रहे थे, बाहरी दुनिया से, हमने उनको भी दूर करना है और हमने अपना घर दुरुस्त करना है और ये कार्रवाई जो है अपने मफाद में करनी है। लेकिन ये जो तनकीद है बिलावल भुट्टो पर, ये मेरा ख्याल इसकी वजह नेशनल एक्शन प्लान नहीं है। बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की जो 7-8 माह की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। चूँकि वज़रा के पास अपने महकमों के लिए, महकमों के हवाले से, अपनी असाइनमेंट्स के हवाले से कहने के लिए कुछ नहीं है, तो लिहाजा एक तकनीक है कि अपोजिशन को या अपोजिशन की किसी खास शख्सियत को निशाना बनाया जाए और उस पर तनकीद करके जो है लोगों की तवज्जो मबजूल कराई जाए।
अब देखें शेख रशीद साहब जो हैं वो रोज़ाना ट्रेनों का इफ्तार तो करते हैं, लेकिन साथ ये भी देखा होगा कि 7-8 माह में वो 8-10 बड़े हादसा भी हो चुके हैं ट्रेनों में। इस तरह जो असद उमर साहब हैं, अब तक तो मईशत इक़्तिसादियत जो है उनके कंट्रोल में नहीं आई और हर रोज़ उनको और हुकूमत को अभी कल आपने देखा होगा जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है बड़ी डिटेल्स, उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान ने 2047 में जब वो 100 साल का हो जाएगा तो क्या क्या करना होगा अगर पाकिस्तान ने खुशहाल मुल्क बनना है। तो उसमें जो इंडिकेटर्स दिए हैं वो भी आपके सामने हैं। फिर कल के अखबार में एक रिपोर्ट शाया हुई है कि 283.22 गलबन 232.22 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन में। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ से लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए जाहिर है कोई ना कोई टारगेट चाहिए होता है, कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए होता है। वो कभी बिलावल होता है, कभी मरियम होती है, कभी नवाज शरीफ होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वज़रा को चाहिए कि वो अपोजिशन की तरफ तवज्जो करने के बजाय अपने अपने महकमों की तरफ तवज्जो करें। ठीक है रफत साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये खाली एक जो डिलीवर होना की कमी, ये सिर्फ वो डाइवर्ट करने के लिए या कुछ और संगीन बातें? देखिए, बिलावल के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, बिलावल के हवाले से जो मुखालिफ बयानात आ रहे हैं, उसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो उनके वालिद हैं आसिफ अली जरदारी और उनकी जो पुप्पी हैं, वो एक आप कह सकते हैं कि वो एक बतौर बैगेज के तौर पर उनके साथ लगे हुए हैं। उन पे इल्ज़ाम आते हैं, गो के अदालतों से आसिफ अली जरदारी भी बहुत सारे मामलात में बरी हुए हैं। अभी फरियाल तालपुर का तो नहीं पता, लेकिन ये कि वो बरी हो चुके हैं। तो और अब आने वाले दिनों में आप उनको एक हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर आज उन्होंने बेल बिफोर अपनी एक ज़मानत करवाई है। वो इसलिए करवाई है कि एक अंदेशा था, इम्कान था इस बात का कि जो सवालनामा नैब का है, ख़ासा मुश्किल सवालनामा है, अगर वो आसिफ अली जरदारी को दिया गया तो फिर ऐसा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और फिर अब भी इस बात को टाला नहीं जा सकता। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने तमाम लोगों को वहाँ बुलवाया है इस्लामाबाद में, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि इम्कान है कि किसी और मुकदमे में आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी हो जाए। अभी यकीनी तौर से नहीं कह सकते, लेकिन इस बात का इम्कान है। फिर आपने बात की इमरान खान का एक पुराना मौक़िफ़ सुनवाया, तो अब इमरान खान वज़ीर आज़म हैं। जो बातें उनके इल्म में माजी में आई हैं, जो कलअदम तंजीमों ने उनसे बातें की थी, जिनसे कि उनकी बातचीत हुई थी, तो अब उन चीज़ों पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं एक ताकतवर वज़ीर आज़म हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट को लगाम दें, इस्टेब्लिशमेंट को रोकें, क्योंकि उनके इल्म में तो बहुत सारी बैकग्राउंड ब्रीफिंग के ज़रिए भी, फिर माजी में भी जिस तरह वो हवाला दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके इल्म में। तो उनको चाहिए अच्छी हेल्दी सियासत के लिए चाहिए तो, लेकिन होगा ऐसा रफत? मेरे ख्याल में बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। इमरान खान उस वक्त किसी और मूड में थे, अब किसी और मूड में है। वजीर आजम की हैसियत से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट को दे दें। मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि सियासी जमातें भी कसूरवार है, इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार नहीं है। जो हम तीसरी कुव्वत कभी कहते हैं, कभी हम उसको कोई और नाम देते हैं। फिर मैं एक बात बता दूँ, कोई एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी, चाहे नून लीग मिले, चाहे पीपल्स पार्टी मिल जाए। कोई लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा। जब लॉन्ग मार्च उस वक्त कामयाब होता है जब कहा यह जाता है, ज़बान ज़दे आम यही है कि लॉन्ग बूट भी उनके साथ हो या कोई पसे पर्दा कुव्वत भी साथ हो। तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई हालात नहीं है। और फिर आप ये साथ देखें, क्या हम इस महाजराई के मुतामिल हो सकते हैं इस वक्त सियासी तौर पर मुल्क में? आप भारत का रवैया मुसलसल हमारे साथ देख रहे हैं, वो मुसलसल हम पे जारहाना रवैया इख्तियार किया हुआ है, और तो हालात अच्छे तो नहीं है। तो अक़वामी सतह पर जो हमें अमेरिका की तरफ से दबाव है, ऐसे में अगर यहाँ मास्क खोले इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने या उनके वज़रा ने, तो मेरे ख्याल में आगे बहुत मुश्किल होगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ लेके चलें। हर जगह जरूरत पड़ेगी हिज़्ब इख्तिलाफ की, कोई कानून साजी उनके बगैर नहीं हो सकती। कल बिलावल भुट्टो जो है पेश हो रहे हैं एहतसाब ऑफिस में, और ज़ाहिर है कि एक काउंटर स्ट्रैटेजी भी वहां पे कारकुनान को भी मदऊ किया गया, लेकिन हुकूमत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी और मूड में। क्या होने जा रहा है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई ऐसे मुझे मूड में नजर नहीं आती। अलबत्ता ये है कि गैर मामूली हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। शाम को हमारे इल्म में आया था कि जो डीजी हैं, एक इरफान मंगी साहब हैं, उन्होंने ख़त लिखा था बाकायदा इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, चूँकि कल 2 हाई प्रोफाइल शख्सियात जो है वो नैब में पेश होने आ रही हैं, तो लिहाजा सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए। सिक्योरिटी वहाँ खासी ज़्यादा होगी। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा होगा। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ जितनी पिंडी इस्लामाबाद में है, ज़रूर MNAs उनके आ जाएंगे, कोई सेनेटर भी आ जाएंगे, कोई ओहदेदार भी होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई ऐसा मजमा होगा
जिससे आपको गैर मामूली तवक्को करते हैं। एक पेशी है, ठीक है, जो रफ़त ने खदशात ज़ाहिर किए कि इस तरह का खदशा तो हमेशा होता है कि कहीं किसी और मुकदमे में या किसी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन मुझे इसका खदशा बहुत कम लगता है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की अपनी कोशिश ये होगी कि वो जितना स्मूथली ये इस पेशी को निपटा ले वो बेहतर होगा, चूँकि किसी किस्म की हंगामा रही, किस्म की अगर कोई यहाँ कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई तो उनके अपने फायदे में नहीं जाएगी। वो चाहते हैं कि सारा कुछ लो प्रोफाइल रहे। यह है कि कल क्या सूरत हाल में चल के जो है मामला कहाँ पर जाते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम में इसके ऊपर तज्जिए और तबसरे भी पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़त सईद और तारिक चौधरी, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।